नमस्ते आप सभी को। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के लगते जिगर, एलजेपी के मैं क्या कहूं पूर्व अध्यक्ष या नई वाली एलजेपी या पुरानी वाली एलजेपी के मुखिया इस वक्त एबीपी न्यूज़ के साथ है। ये उनका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, वो भी उस एपिसोड के बाद जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिराग। थैंक यू रुबिका। आपकी तबीयत ख़राब थी, आपके हाथों में पट्टी देखी थी। ये जहनी तौर पर था या फिर आप सच में बीमार थे? एक लंबे समय से मैंने इसको ट्वीट भी किया था। लंबे समय से, इस पूरे प्रकरण से भी बहुत पहले से आई वाज डाउन विद टाइफॉइड। टाइफॉइड मुझे हो गया था और एक लंबे समय तक वो फीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा था और फिर कैंडुला के थ्रू आईवी से पैरासीटामोल दे के एंड उसके बाद फिर मुझे कुछ नर्व में इन्फ्लेमेशन हो गया था, तो कांस्टेंट पेन मेरे चेहरे पे रहता था। तो उसके लिए फिर काफ़ी समय तक एंटीबायोटिक्स चली। बट बहरहाल वो समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। जो बड़ी समस्या उस दौरान आसपास खड़ी होनी शुरू हुई, उस वक्त मुझे समझ में आया कि मुझे सिर्फ अपनी शारीरिक परेशानियों से ही नहीं लड़ना है, बाहर ही नहीं लड़ना है, राजनीतिक युद्ध ही नहीं लड़ना है, बल्कि परिवार में भी लड़ना है। और जैसा आपने शुरुआत में आपने बोला, ये इमोशनल शब्द है मेरे लिए। जैसा आपने बोला कि उनके लगते जिगर, हाँ पापा बहुत प्यार करते थे, मैं उनसे बहुत प्यार करता था, पर पापा इतना ही प्यार अपने परिवार से भी करते थे। आज उनके नहीं रहने के बाद जब परिवार ऐसे बिखर रहा है तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा तकलीफ देती है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे नहीं पता रुबिका जी, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, मैंने अपनी तरफ से हर प्रयास किया। मैं आखिर तक चाचा के दरवाजे पर गया, वहाँ पर जाकर खड़ा हुआ, उनसे बस इतना रिक्वेस्ट करता रहा कि एक बार बात कर लीजिए। भाई बेटा हूँ मैं आपका, गोद में खेला हूँ आपके, आपने मुझे चलना पढ़ना सब सिखाया। पापा के बाद आप ही है ना, कौन है मेरे लिए? और मेरे छोटे चाचा का निधन हो चुका है, पापा का निधन हो चुका है, तो मेरे लिए मैं पापा की छवि उनमें देखता था। और अब जब उन्होंने भी अपना हाथ खींच लिया ना मुझसे, बात करना तक ज़रूरी नहीं समझते वो। मैं पिछले पापा के निधन के बाद से मैंने निरंतर मैंने मेरी मदर ने, मम्मी को भी इस बात का इतना दुख होता है, मतलब भाभी भाभी वो कहते थे, मम्मी ने अपने बेटों की तरह, भाइयों की तरह उनको वो किया, तो किसी से बात ही नहीं करते। मम्मी ने उनके एसोसिएट्स, उनके पीए पीएस किसको नहीं फ़ोन किया, और इस तरीके से वो अकेला। मैं कोई भी शिकायत थी आप मुझे बोलते, आपको मंत्री बनना था, मैं प्रधानमंत्री जी के पास लिख के देता विचार के लिए कि अगर आपको पार्टी से किसी को बनाना है, इनको बनाइए। भाई मुझे तो अभी आपके अनुभव की ज़रूरत है। पापा का साया मेरे ऊपर से उठ गया, मैं आप ही के मार्गदर्शन में नहीं चलूँगा तो किसके चलूँगा? आपको अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, आप बनिए, मैं बहुत खुश हूँ। आप सारी जिम्मेदारी आप अपने पास रखिए, बट मुझे अपनी छत्र छाया में रखते हैं। कह रहे हैं ना, जब विधानसभा चुनाव थे तब आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी। वो चाहते थे कि हम गठबंधन से अलग ना हो, आपने उनकी बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं है रुबिका जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बट अगर आप प्रमाण भी मांगेंगी तो मैं दूंगा। इसी कमरे में सारे सांसदों के साथ वो बैठक हुई थी और वो निरंतरता में, और वो एक ऐसा दौर था जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, वो आईसीयू में थे, इवेंचुअली वेंटिलेटर पे गए। उस वक्त बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती थी, वो सारी जानकारी मैं पापा को देता था, और वो सांसदों की बैठक, और बल्कि अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे शायद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, क्योंकि उस बैठक में चाचा जी वर्चुअली जुड़े थे और उसमें फाइनली ये डिसाइड हुआ था। आज मेरे जितने सांसद हैं, सबसे पूछे ना कि दिल पे हाथ रख के एक बार बोल दें, कसम खा के बोल दें, वो जो कहेंगे मैं हारने को तैयार हूँ। सब ने इस कमरे में एक्सेप्ट किया था, एग्री किया था कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग को नहीं। और मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी ये। पापा ने वेंटिलेट होने से 2 दिन पहले मुझे ये कहा था, जब हम लोग बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे, तो पापा ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि अकेले चुनाव लड़ना नहीं, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पार्टी अभी तक हम लोग की तोड़ते आए हैं, वो एक दिन पार्टी को बर्बाद कर दें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला आपने लिया सबकी सहमति से, और मैं दावे के साथ, रामविलास पासवान की भी इच्छा थी, उनकी तो सबसे बड़ी इच्छा थी, उनकी तो सबसे बड़ी इच्छा थी। पापा शुरू से इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पुनः धोखा खाया था लोकसभा के चुनाव में 2019 में। पापा ने गठबंधन धर्म निभाते हुए और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखते हुए हम लोग 2019 के चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि रातों रात 2017 में मुख्यमंत्री वापस गठबंधन का हिस्सा बने। उस चुनाव में रुबिका जी एक सीट ऐसी नहीं है, पूछ लीजिए ना मेरे किसी भी सांसदों से, एक सीट ऐसी नहीं है जो इन्होंने हराने का काम नहीं किया हो, जिसमें इन्होंने हराने का प्रयास नहीं किया हो। भले वो मेरी लोकसभा की सीट हो, खगड़िया के हमारे सांसद कैसर साहब से पूछे, क्या परबत्ता के विधायक और उनके बेटे और जितने इनके जिलाध्यक्ष वो सब चले गए ना। बट वही बात है कि आज आप, उस दिन आपने जो फैसला साथ मिलकर लिया,
आज क्या आपको कोई वजह है? कारण नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता। गोल पोस्ट तो इनके हर बात में बदले हैं। डे वन इन्होंने गोल पोस्ट क्या रखा कि भैया हम लोग पार्टी टूट गई है, पार्टी अलग हो गई है। फिर इनको समझ में आया कि नहीं, संविधान का 91वां संशोधन जो दल बदल कानून का है, एंटी डिफेक्शन लॉ का है, वो इस बात को क्लियर करता है कि अगर पार्टी के कुछ सदस्य अलग होते हैं और एक भी सदस्य पार्टी में रह जाता है तो पार्टी उसकी होती है। फिर उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन में इनके द्वारा लिख के दिया गया है, इलेक्शन कमीशन में लिख के दिया गया है कि क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ये पद बहुत लंबे समय से खाली था, इसीलिए हम लोगों को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना जरूरी था और मेरे चाचा जी का उन्होंने चयन किया। जबकि पापा के रहते रहते 5 नवंबर 2019 को उनके रहते रहते मेरा चुनाव हुआ था। मेरे चाचा जी उसमें प्रमुख प्रस्तावक थे, सूरज भान जी उसको सेकंड करने वाले थे। तो अब मुझे ये बताइए कि इसका कोई तो जिम्मेदार होगा ना। ये सब कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आप पार्टी को संभाल नहीं पाए, आप किसी को साथ लेकर चल नहीं पाए, जैसे आपके पापा लेकर हाँ, चलते उसके बाद तीसरा इन्होंने गोल पोस्ट यही रखा कि चिराग एरोक्रेटिक हैं, एरोगेंट हैं, ये लोगों से मिलते नहीं, बात नहीं करते। भाई अगर मैं मिलता नहीं तो आज 95% पार्टी मेरे साथ क्यों होती है? हम लोग की नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो बॉडी है और ये मिनिमम ऑफ 75 की होती है, 66 उनमें से मेरे साथ हैं। उन सबके एफिडेविट मेरे पास पड़े हुए हैं। उस दिन जो मैंने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक की, मैंने ओपन की कैमरेज के सामने, आप सबके पास विजुअल हो, सबके सामने उनके नेम प्लेट थे। और कोई दावे के साथ अगर मुझे बोल दे कि उसमें से कोई नई नियुक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने अभी अपॉइंट किया है, मेरे आउट ऑफ 36 उसमें से एक स्टेट यूटी का एक प्रेसिडेंट लद्दाख का, उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई थी। बाकी आउट ऑफ 33 स्टेट प्रेसिडेंट दे वर प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। तो अगर मैं बात नहीं करता, अगर मैं लोगों को साथ लेकर नहीं चलता, तो ये 95% लोग मेरे साथ क्यों होते? मुझसे जो अलग हुए हैं वो टोटल 9 लोग हैं, जिसमें से 5 सांसद हैं। और ये इनकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, किसी को मंत्री दो बनना तो है, आपके परिवार के लोग हैं ना। दुख तो इसी बात का है। एक तो वो है जिनको आपने पढ़ाया है, जिनको आपने गोद में खिलाया है, मुझे जैसे लगता आपके है- चाचा ने आपको गोद में। मुझे लगता है उनके स्कूल में आप जाके देखेंगे तो शायद गार्जियन के तौर पर मेरा ही नाम लिखा होगा, प्रिंस के। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता रूबिका जी, मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरे अपने ही मुझे धोखा दे दे, मैं किसी पे क्या उंगली उठाऊं? मैं क्या तो बोलूं फिर- कि जदयू ने क्या तो किया फिर या आपके किसने क्या नेता होने पर तो सवाल उठेंगे ना कि आपको ये पता ही नहीं है कि नेता होने आपके पे पीठ नहीं। पीछे क्या हो नेता रहा है। होने पे नहीं, परिवार का सदस्य होने के नाते। और क्योंकि इसमें मैंने जिम्मेदारी मेरे चाचा पे छोड़ रखी थी, परिवार के मुखिया वो थे, ये जिम्मेदारी उन पे थी कि जिस तरीके से पापा परिवार को एक साथ लेकर चले, मैं उम्मीद करता था कि मेरे चाचा भी उसी तरीके से। पर अगर उन्होंने ही मेरी पीठ में खंजर भोंका तो मैं शिकायत किससे करूं? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने शिकायत की उनकी? नहीं, देखिए वो चुनावी दौर था, उसमें मैंने ज़रूर इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था। और मैं आज भी मैं मानता हूँ कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखते हुए और बिना अपनी किसी भी आइडियोलॉजी से समझौता किए हुए मैं मजबूती से उनके हर फैसले के साथ खड़ा रहा। जैसे भगवान राम के लिए हनुमान माता सीता को ढूंढने गए, उनके लिए लंका तक ज़रूरत पड़ी तो जलाने का काम किया, मैंने प्रधानमंत्री जी के हर फैसले के साथ मजबूती से उनका साथ दिया। मेरा 2014 में रूबिका जी अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, नीतीश कुमार जी के साथ नहीं हुआ था। उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था, मेरी पार्टी के पास विकल्प था, क्योंकि नीतीश जी उस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर ही उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे। तो मैं चाहता तो उस वक्त मैं नीतीश कुमार जी के भी साथ जा सकता था, बट मैंने और पार्टी ने डिसाइड किया कि हम उनके साथ जाएंगे। बट हाँ, हम लोगों ने मजबूती से धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, राम मंदिर निर्माण की बात हो, सबसे बड़ी बात सीए एनआरसी को भी लेकर मजबूती से बिना अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं खड़ा रहा। बट नीतीश जी ने तो उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित किया। नहीं, तो लेकिन आज अब की वो लोग तारीख साथ में है, अब वो हाँ, लोग साथ हैं। बिल्कुल वही मैंने कहा कि पर अब आज की तारीख में ये फैसला मुझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को करना है कि जिसने आपका हर कदम पर साथ दिया आपको उनका साथ देना है, या जिसने हर कदम पर आपकी नीतियों पर सवाल उठाया आपको उनका साथ देना पर राजनीति तो नंबर का खेल है ना। है। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़रूर आप इस बात को कह सकती हैं, पर जब आप जनरल परसेप्शन की बात करती हैं, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा, जिस तरीके से जनता का साथ, और अब तो मेरे पास सिर्फ जनता ही बची है रूबिका जी, अब तो मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे पास एक मेरी माँ का आशीर्वाद और एक जनता का आशीर्वाद, बस यही 2 चीज़ें हैं। उनका आशीर्वाद मिलेगा, मैं शायद पुनः जहाँ पे पार्टी थी वहाँ पर लेकर जाऊँगा, नहीं मिलेगा तो मेरा मतलब आप क्लियर हो गए हैं कि अब राम भी आपका साथ नहीं देंगे? नहीं, देखिए मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए। बट हाँ, मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि हनुमान को ऐसी परिस्थिति में देखते हुए, या अगर हनुमान का वध हो रहा है तो ऐसे में राम खामोश तो नहीं रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो अब तो बड़ा अरसा हो गया है, अब तक उन्होंने कुछ नहीं, आपने फ़ोन किया उनको, आपने समय मांगा उनसे? देखिए मैंने अभी फ़िलहाल मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं।
मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मोर देन पॉलिटिकल मेरे लिए पर्सनल ये ज़्यादा बड़ा लॉस है। तो मेरी प्राथमिकताएं अभी अलग है। मैं चाहता हूँ कि वापस से पार्टी के संगठन को उसी मजबूती से खड़ा करूँ। अभी पर इसमें उसके कौन लिए साथ आपको है राम नहीं की है। साथ जरूरत पड़ेगी ना, तो आपने फोन किया नहीं, उनको, उनसे फिलहाल बात हुई? नहीं, मैंने अभी नहीं किया। अमित शाह जी से आपकी बात मेरी हुई? अभी किसी से नहीं बात हुई रूबिका जेपी जी। नड्डा जी से आपकी मेरी बात अभी हुई? किसी से नहीं बात हुई। मेरी अभी किसी, हाँ, पर्सनल लेवल पे यस, भारतीय जनता पार्टी पक्ष विपक्ष दोनों में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे अभिभावक तुल्य कई लोग हैं, उनसे पर्सनल लेवल पे मेरी कईयों से बात हुई है। बट अगर आप उसको ऑफिशियली बोलें, औपचारिक तौर पर, तो मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। चाचा से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की आपने? मैंने बहुत लास्ट तक मैंने नहीं, मुझे वो, मैं उस दिन जब मैं उठ के भी गया, मैं उस दिन बहुत एकदम परेशान हुआ और मैंने मतलब टू एन एक्सटेंट कि कोई गाड़ी लगा दे मेरे लिए, मैंने उसका भी वेट नहीं किया। मैं खुद गाड़ी उठाकर मैं वहाँ पर गया, क्योंकि वो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उनसे बात क्यों नहीं हो पा रही है। तो मैंने आखिर तक प्रयास किया। अब वो नहीं मुझसे बात करना चाह रहे, तो मैं वही, जैसा मैंने कहा, मैं बाध्य नहीं कर वो आपसे चिढ़ गए हैं या वो आपसे अब नफरत करने लगे हैं? दो शब्द हैं। बहुत बड़े शब्द हैं। हाँ। मैं दोनों में से किसी पे यकीन नहीं करना चाहूँगा। मैं इसको एक पारिवारिक मिसअंडरस्टैंडिंग में मानना चाहूँगा। देखिए, मेरे लिए तो मेरे चाचा हैं, वो कभी नहीं बदल सकते हैं मेरे लिए। मैंने बचपन से जैसे उन्हें देखा है, मेरी आज भी छवि में पुरानी फोटोज़ मेरी उनके साथ वैसे ही हैं, हंसते खेलते। और तो आपको लगता है हमारे वो मान फ़ोनों में ये जाएंगे? इशू है कि वो पिक्चर्स पॉपअप हो जाती हैं, पिक ऑफ द डे, तो उसमें कई उनकी ऐसी पुरानी पिक्चरें हैं जो मैं देखता हूँ रोज़ सुबह, अकेले तो वो दुखी होता बात हूँ। मानेंगे आपकी? आपको लगता नहीं है? पता मुझे रूबिका जी, कैसे बोलूँ, आपकी कभी बात हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैं तो चाहता हूँ कि परिवार साथ रहे, मैं चाहता हूँ कि पार्टी साथ रहे, बट हाँ, चीज़ें जितनी आगे बढ़ गई हैं, और फिर वही है कि कारण क्या, एक बार बैठ के बात कर लेते ना, कुछ भी था। आप रातों रात के अंधेरे में आप स्पीकर साहब के पास गए, उनसे आपने मुलाकात की। मुझे कारण नहीं समझ में आया। एक बार बुला लेते मुझे, एक बार बोल देते कि बेटा ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, मैं करता ना जो आप बोलते हैं। आप सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि ये काम नीतीश कुमार की तरफ से हुआ है, उनके इशारे पर हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है? आपके पास कैसे जनरल प्रैक्टिस एक रही है रूबिका जी। 2005 में जब बिहार विधानसभा के उस साल 2 बार चुनाव हुए थे, तो फरवरी वाले चुनाव में हमारे 29 विधायक जीत कर आए थे और 29 के 29 जनता दल यूनाइटेड के द्वारा तोड़े गए थे। उसके बाद 2005 के नवंबर के चुनाव में जितने हमारे विधायक जीत के आए, वो सब के सब तोड़े गए। बीच में हमारे एमएलसी तोड़े गए। मेरे मौजूदा विधायक जो हैं, जो मठियानी से थे, जो 2020 में जीत गया, उनको तोड़ा गया। नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड ने निरंतरता में, मुझे ही नहीं, मेरे पिताजी के साथ ये सब हुआ था। मेरे पिताजी, उनके बढ़ते राजनीतिक कद और एक दलित व्यक्ति बिहार की राजनीति में हावी ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने उनकी राजनीतिक पारी समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है दलित और महादलित का बंटवारा करना। तो वो उस वक्त रामविलास पासवान हो या आज उनका अंश चिराग पासवान, वो उनका बढ़ता राजनीतिक कद नीतीश जी को, उनकी पार्टी को तब भी नहीं बर्दाश्त हुआ था, आज भी बर्दाश्त नहीं है। और उनको ये आपने मुझे इतिहास बताया, लेकिन बदला है, बदला कहीं ना कहीं ये बदला है कि जिस तरीके से 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी और उनकी पार्टी को नुकसान हुआ, तीसरे नंबर की पार्टी वो बनकर रह गई। तो कहीं ना कहीं इसका व्यक्तिगत, और मैंने बार बार कहा, मेरे नीतीश जी से व्यक्तिगत कोई इशू नहीं है, बट मैं उनकी नीतियों का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं नहीं मानता कि उनके साथ निश्चय से विकास हो। भाई, जो मुख्यमंत्री 1000 किलोमीटर की यात्रा करके चार्टर फ्लाइट से दिल्ली आते हैं कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना, क्या बिहार में एक ऐसा अच्छा अस्पताल नहीं है जहाँ पे आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लें? 1.5-2 घंटे का काम है वो। तो क्या बिहार के गांव के जो दूसरे लोग हैं, यही आपने बिहार में विकास किया 15 साल में? जो आप विकास पुरुष कहते हैं, जो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स की दुहाई देते हैं, जब मुख्यमंत्री को दिल्ली आना पड़ता है कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने, तो सोचिए मेरे बिहार के गांव में रहने वाले बुजुर्गों का क्या हाल होगा। उनको कौन चार्टर फ्लाइट कराएगा 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए? तो आपके पास ये सारी चीज़ें तो आप कह रहे हैं कि बुनियादी परेशानी है। मैं कह रही हूँ आपकी पार्टी की बुनियादी परेशानी क्या रही, जिसका फायदा बदले के रूप में नीतीश कुमार, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने उठाया? देखिए, मेरी पार्टी की कोई बुनियादी परेशानी नहीं रही। कुछ मुट्ठी भर लोग, रूबिका जी, प्लीज अंडरस्टैंड दैट 95% ऑफ द पार्टी इज ऑन वन साइड। सांसद विधायक आते हैं जाते हैं, और ये मेरे साथ ही नहीं होता, ये हर राजनीतिक दल में होता है, देश में ही नहीं दुनिया में होता है ये। और सांसद विधायकों से पार्टी नहीं चलती। पार्टी का जो ढांचा होता है, वो उसका संगठन होता है, उसकी जो आत्मा होती है, वो संविधान होता है। 2014 में भी हमारे 2014 में भी हमारे 6 सांसद थे, बट दैट सेट ऑफ 6 सांसद वर टोटली डिफरेंट टू दिस सेट ऑफ 6 सांसद। उस वक्त भी संगठन के लोगों ने उनको जिताया, चुना, इस वक्त भी संगठन के लोगों ने। उस वक्त समस्तीपुर से हमारे सांसद रामचंद्र पासवान जी थे, इस वक्त लेकिन उन 5 लोगों ने खत लिखा,
खत लिखकर उन्होंने नेता की मांग की, स्पीकर ने उसे मान लिया। Now give me a minute to explain this to you, right? How can the Speaker of Lok Sabha overrule the constitution of my party? स्पीकर 20 और पार्टियों, जब मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हुई मैंने उनको यही कहा कि सर आप 20 और पार्टियों को आप हेड करते हैं यहाँ पे, आप हर पार्टी के संविधान को जाने, ये ज़रूरी, ये संभव नहीं है, ठीक है। मेरी पार्टी का संविधान क्लियरली इस बात को कहता है कि दैट इट्स फॉर द सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड टू डिसाइड कि आपका नेता सदन कौन होगा। पिछली बार जब मुझे नेता सदन और कैसर साहब को चीफ व्हिप और बाकी लोगों को उप नेता और सचेतक के तौर पर जब चुना गया तो ये मेरी पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिख के दिया, उसके आधार पर आपने चुना। रीसेंट एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, संजय जायसवाल जी जो कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मुख्य सचेतक के पद से हटाया गया। क्या सांसद गए थे अध्यक्ष जी के पास? पार्टी ने डिसाइड किया। तो और क्या रूल उन्होंने बुक एंड एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड, और ये मेरी पार्टी का ही संविधान नहीं, द रूल बुक ऑफ पार्लियामेंट आल्सो सेज दिस वेरी क्लियरली। उसके अपेंडिक्स 4 का सब क्लॉज 2F अगर आप पढ़ेंगे उसमें लीडर की डेफिनेशन है, लीडर इज द पर्सन चोजन बाय द पार्टी। तो ये पार्टी डिसाइड करती है, सांसद नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका नेता सदन कौन होगा नहीं, वहां तो पे। क्या इसको अंडू किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मैंने पुनः सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मैंने मीटिंग की थी और मैंने औपचारिक तौर पर एक बार फिर से मैंने अध्यक्ष जी के समक्ष वो रखा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सोमवार को हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। भाई मुझे पता है कि मैं संवैधानिक तौर पर और मैं कानूनी तौर पर मैं सही हूं, तो मैं क्यों ये गलत चीज को मैं मानकर चलूं? आप अकेला महसूस करते हैं आजकल? करता हूं, पर मुझे खुशी है कि मेरे पार्टी के लोगों का साथ मुझे ज़रूर है, हाँ, बट परिवार के तौर पर मैं ज़रूर महसूस करता हूं। पापा के बाद से वैसे ही बहुत ज़्यादा अकेला अपने आप को महसूस करता था। चाचा के जाने के बाद, मेरे भाई के जाने के बाद, जो भाई नहीं मेरे बेटे समान था, उसके जाने के बाद ये एक अकेलापन तो है। पापा के जाने के बाद जो एक जगह खाली हुई वो जगह और बढ़ गई है अब। पर हाँ, जनता के बीच जाऊंगा, उनका आशीर्वाद, अब जनता नहीं तो और कौन है मेरे लिए। रामविलास पासवान होते तो आज ये दिन देखना पड़ता पार्टी को? मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं उनके रहते हुए भी, और मुझे चिंता थी कि आखिर के दिनों में पापा इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि ये गाहे बगाहे इस तरीके की बातें उस वक्त भी उठती थी। मुझे याद है जब पापा हॉस्पिटल में भी थे उस वक्त भी 2 बार, और मुझे लगता है कि पापा की चाचा से जो आखिरी बार फ़ोन पे बात हुई थी हॉस्पिटल से, उसमें पापा ने यही कहा था कि क्यों इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि पार्टी टूट रही है, पार्टी टूट रही है, क्यों तुम लोग कर क्या रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है। तभी मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस जी ने 27 सितंबर 2020 मेरे पिताजी के निधन से 11 दिन पहले एक प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि पार्टी के कुछ सांसदों के बार बार टूटने की खबरें आती हैं जिसमें उनका भी नाम आता है, जिसको लेकर वो दुखी हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मेरी पूरी निष्ठा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और उनके द्वारा लिए गए तमाम निर्णयों के साथ है, उनके फैसले के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। तो उस वक्त भी गाहे बगाहे पापा के भी सामने ये आती थी। आज अगर पापा, मैं बस इतना जानता हूँ रूबिका जी कि पापा जहाँ पे भी होंगे, पूछेगा मेरे चाचा जी से कि दिल पे हाथ रख के बोलें क्या पापा खुश होंगे? महत्वाकांक्षाएं किसी की कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्या पापा के निधन के बाद, जब आज साल नहीं हुआ, 9 महीने नहीं हुए पापा को गए हुए, उनकी बरखी नहीं मनाई अभी तक हम लोगों ने, और ये एक ऐसी रस्म होती है बिहार में जहाँ पे पूरा परिवार, इस बार जब उनकी बरखी होगी तो मैं और मम्मी अकेले होंगे ना, मेरे परिवार के लोग तो मेरे साथ नहीं होंगे। तो क्यों, क्या ऐसी जल्दबाजी थी, क्या ऐसी ज़रूरत थी, कौन से चुनाव आ रहे थे अभी ही क्यों करना था आपको? साल बीतने देते, साथ रहते, मेरे पापा की जगह रहते। अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी, क्या ऐसा पहाड़ टूट गया था, कौन से चुनाव थे कि आपको अभी पार्टी को तोड़ना था, जब मुझे, मम्मी, सबको, उन सब की ज़रूरत थी। आप 5 तारीख को जाने वाले हैं बिहार? जी, 5 को जाऊंगा बिहार। आशीर्वाद यात्रा की मैंने बात की है, पापा की कर्मभूमि हाजीपुर से इसकी शुरुआत करूंगा और बिहार भर में ये यात्रा होगी। आपको परमिशन नहीं मिली तो? नहीं मिलेगी, मैं जानता हूँ, कोरोना प्रोटोकॉल्स होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम नियम कायदे कानूनों का मैं पालन करूँ। जो गैदरिंग है, मैं कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रहा, मैं बस घूमते घूमते, बस्ती बस्ती घूमते घूमते मैं निकलूँगा। 8 अक्टूबर जिस दिन पापा का निधन हुआ, उस दिन से मैं एक पदयात्रा की भी शुरुआत करूँगा, और उसमें फिर मैं पूरे प्रदेश में 3 महीना 6 महीना जितना भी समय लगे घूम घूम के। आपकी मम्मी कैसे ले रही है इस पूरे? सबसे ज़्यादा मुझे लगता है दुख उन्हीं को ही है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड को ही हैं। 43 इयर्स मैरिड टू माई फादर, एंड मतलब अपनी ज़िंदगी का एक पूरा हिस्सा उन्होंने जिस परिवार के लिए दिया। और हम लोग तो कई बार हम लोग मजाक भी उड़ाते थे कि अरे क्या आप जब देखो परिवार साथ रखना, ये करना वो करना, चाचा चाची भाई भतीजा सब, तो मम्मी ने सबको बांध के रखा।
आज पापा के जाने के बाद एकदम से वो डोर कैसे टूटी उनको भी नहीं पता चला। मतलब जो लोग भाभी भाभी करके उनके साथ खड़े रहते थे, पापा के जाने के बाद उन्होंने पलट के मम्मी को नहीं देखा कि भाभी आप ठीक हैं, आपको ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की। इस घर में आए ही नहीं मेरे परिवार के वो लोग। 9 महीने हो गए आज। मेरा भाई ज़रूर आता था, प्रिंस ज़रूर आता था, बट अदरवाइज चाचा चाची सबने ऐसे मुंह मोड़ा पापा के जाने के बाद कि जैसे वो इंतज़ार ही कर रहे थे पापा के जाने का। आप कह रहे हैं आपने कोशिश की और आपके चाचा ये कह रहे हैं कि आप सुनते ही नहीं थे, आप अपनी अलग ही औह में थे। मैं उनका बेटा हूँ ना, कान पकड़कर हाथ खींचकर बैठा लेते, हक है ना उनका, क्यों नहीं सुनता मैं? आप मुझे बताइए ना क्या कारण है कि मैं नहीं सुनता। रूबिका जी, कभी आपने मुझे देखा कि मैंने किसी का अपमान किया हो? या मेरे संस्कारों में नहीं है ये, जो भी मेरे बारे में सारी बातें कहते हैं मेरे संस्कारों में नहीं है ये। मुझे पापा मम्मी ने सिखाया ही नहीं है कि मैं किसी की बात नहीं सुनूं या मैं उनका अपमान करूं या मैं अकेले बढ़ता रहूं। मैं नहीं कर सकता, मैं बाय नेचर ऐसा नहीं हूं। तो उनका तो पूरा हक था, अधिकार। अच्छा, मुझसे नहीं, मम्मी से बात कर लेते। चलिए, मम्मी को बोलते कि दीपू, घर का मेरा नाम है, कि मम्मी को बोलते कि चिराग को आप समझाइए, उसको बोलिए कि बैठे बात करे, ये करे। मैंने जो एक पत्र होली के दिन लिखा था, पापा को होली बड़ा अच्छा लगता था, हम लोग हमेशा धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को मैंने अकेला महसूस किया कि जब पापा भी नहीं है, परिवार का भी कोई और नहीं है, मैं और मम्मी थे। उस दिन मैंने पत्र लिखा, उस पत्र में मैंने लिखा कि महीनों से आपसे बात नहीं हो रही है, प्लीज़ कुछ भी आप मुझे बुलाइए, मुझे बैठा के बात कीजिए। तो वो पत्र भी इस बात का उदाहरण है कि वो बात ही नहीं कर रहे थे मुझसे। तो शायद वो पत्र ही वजह थी अलगाव की, वो पोस्ट ही जो आपने किया था अलगाव की सबसे बड़ी वजह है। नहीं, बिल्कुल चाचा नहीं। की तरफ से कहा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, चाचा जी की तरफ से बहुत गोल पोस्ट चेंज हुए हैं। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि भाई चिराग से पूछे कि उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया, जबकि मैंने नहीं हटाया। ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होती है कि कौन से प्रदेश में कौन अध्यक्ष को बनाना है, किसको हटाना है। ये उस वक्त तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पिताजी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। ये फैसला उनके द्वारा लिया गया कि चाचा की जगह प्रिंस वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। तो वो पता नहीं कौन सी गलतफहमी में है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आगे का आपका क्या रूट रहने वाला है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2010 में लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा के लिए आपके पापा की मदद की थी, ऋण चुकाएंगे? नहीं, सही कह रहे हैं वो, कोई गलत नहीं कह रहे हैं, बट इसका ऋण चुकाने का मतलब तात्पर्य कैसे हो सकता है वो मैं नहीं समझ पाऊंगा। बट आज की तारीख में रूबिका जी, मेरा ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है मेरी पार्टी को पुनः खड़ा करना मजबूती के साथ। ऑफर दे रहे हैं? मैं किसी पक्ष विपक्ष में मैं कहीं नहीं जा रहा। उनके ऑफर के लिए मेरे छोटे भाई हैं, और ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, मैं कई बार कह रहा हूँ। ये नहीं कि आज की परिस्थिति की वजह से मैं उन्हें अपना छोटा भाई कह रहा हूँ। तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, पिताजी लालू जी का एक लंबा संबंध रहा है, मित्रता उन दोनों के बीच में रही है, तो उस नाते बचपन से मेरी उनसे बातचीत होती है। तो उन्होंने ये जो प्रस्ताव रखा उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। बट आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। पहले मैं उन प्राथमिकताओं को पूरा कर लूं, पार्टी को पुनः खड़ा कर दूं, पर एक ऑप्शन है, उसके बाद भविष्य में देखें, सोचें, कुछ करें। बीजेपी आपके साथी है कि प्रतिद्वंदी है इस वक्त? मुझे नहीं पता, किसी बात का नहीं। अब इंतजार किस बात का करूंगा? अब तो बस जनता के बीच में जाना है, अब उनसे आगे की राह उनके साथ मिलकर तय करनी है। इंतजार मुझे किसी का नहीं है अब। शायद एक समय तक था, एक समय तक उम्मीद थी, पर अब किसी का नहीं है। अब मैं बस अकेले, अब मुझे पता है कि भैया जब आप संघर्ष के रास्ते पर होते हैं, और ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद ही चुना है। जो लोग बोलते हैं कि भाई अरे गलत फैसला, अरे मुझे नहीं पता था। मुझे पता था कि अगर मैं एनडीए के साथ में जाता तो पीछे एक तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। ये तस्वीर हटा देंगे या रहने देंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि तस्वीर रहेगी। उम्मीद कर रहे हैं आप? चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऑल द बेस्ट चिराग। तो चिराग पासवान एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे। बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्होंने खुलकर बात की है, भावुक भी हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर ये है, वो कह रहे हैं अब मुझे किसी का यकीन नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है, मैं अकेला हूँ और मेरे साथ जनता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, अपना ख्याल रखिएगा। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।